कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े काम के सिलसिले में बेंगलुरु आईं, मगर अगले ही दिन बेहद रहस्यमयी तरीके से वह गायब हो जाती हैं। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूजा की तलाश शुरू होती है और फिर पुलिस एक ऐसी जानकारी निकाल कर लाती है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जांच में सामने आता है कि पूजा ने एक नादानी की थी। पूजा के गायब होने के पीछे की वजह उसकी वही नादानी थी। जो गलती पूजा से हुई थी वह गलती शायद हम आप भी आए दिन करते रहते हैं। तो आखिर क्या थी पूजा की गलती और पूजा के साथ क्या हुआ था, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। तो कहानी शुरू होती है कोलकाता से। यहां रहने वाली पूजा सिंह एक इंडिपेंडेंट महिला थी। अभी पूजा की उम्र 32 साल थी। कुछ साल पहले तक पूजा बतौर मॉडल काम किया करती थीं, बाद में उन्होंने इवेंट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। पूजा की शादी 7 साल पहले हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ कोलकाता में रहती थीं। 29 जुलाई 2019 को पूजा को काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना पड़ा। कार्यक्रम बेंगलुरु के परस्पना अग्रहारा नामक स्थान के एक होटल में होना था। शेड्यूल के मुताबिक 29 तारीख को पूजा कोलकाता से फ्लाइट लेकर बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। यहां से उन्होंने एक ओला कैब बुक की और होटल तक पहुंची। एयरपोर्ट से होटल जाते समय पूजा और ओला ड्राइवर के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई। इस दौरान ड्राइवर का व्यवहार पूजा को अच्छा लगा और वे बातचीत करते हुए होटल तक पहुंचे। पूजा कार से उतर गईं, लेकिन होटल के अंदर जाने से पहले उन्होंने ड्राइवर से कहा कि अगर संभव हो तो वह उन्हें 31 जुलाई 2019 को सुबह 4 बजे इसी होटल से पिक कर ले, क्योंकि सुबह उनकी कोलकाता की फ्लाइट है। RSO 1200 में बात तय होने के बाद ड्राइवर हामी भर देता है और चला जाता है। अब तारीख 31 जुलाई 2019 हो जाती है। सुबह 4:43 पर पूजा अपने पति को टेक्स्ट मैसेज के जरिए गुड नाइट कहती हैं और बताती हैं कि वह समय पर कोलकाता पहुंच जाएंगी। पूजा के बताए शेड्यूल के अनुसार उसका पति कोलकाता में पूजा का इंतजार करता रहा, लेकिन पूजा नहीं आई। शाम हो जाती है, मगर पूजा का कोई पता नहीं चलता। पूजा का पति करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करता है, मगर किसी को भी पूजा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। दोनों मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ रहने के कारण पूजा के परिवार वालों की चिंता और भी बढ़ जाती है। पूजा के परिवार वाले उसकी तलाश में जुटे हुए थे। तभी पूजा का एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा हुआ था, मैं हैदराबाद में हूं, किसी इमरजेंसी में हूं और कैश की जरूरत है। एक और मैसेज में पूजा अपने पति से तुरंत 5 लाख रुपए की मांग करती है। यह मैसेज देखकर उनका पति तुरंत पूजा को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मोबाइल फोन अभी भी स्विच ऑफ था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह वापस मैसेज करता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जल्द से जल्द मुझे फोन पर बात करो। इस मैसेज का दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता और फिर मैसेज का सिलसिला भी बंद हो जाता है। पैसों की मांग वाले मैसेज से पूजा का पति अनहोनी की आशंका में गिर जाता है और वह भागते हुए कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में जाकर पूजा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इस दौरान वह पैसों की मांग वाले मैसेज का भी जिक्र करता है। कोलकाता पुलिस मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, मगर इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं होती। कई दिन बीत जाते हैं, मगर पुलिस की ओर से परिवार वालों को एक भी अपडेट नहीं दी जाती। इधर कोलकाता में पूजा के परिवार में अलग तरह की हलचल मची हुई थी, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु पुलिस एक अलग ही केस को सुलझाने में अपना पसीना बहा रही थी। वहां मामला यह था कि 31 जुलाई 2019 को कुछ स्थानीय लोग पुलिस वालों को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिसर में पड़ी एक लाश के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है और लाश की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। कंपाउंड में मिला शव किसी महिला का था। हालांकि उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था, क्योंकि चेहरे को इतनी बुरी तरह से कुचल दिया गया था कि पूरा हुलिया ही बदल चुका था और उसके पास एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। लाश मिलने के बाद पुलिस इसकी पहचान करने की जानकारी सभी थानों में भिजवा देती है और अलग अलग थानों में दर्ज मिसिंग रिपोर्ट भी मंगवाई जाती है,
ताकि उन रिपोर्टों में दी गई जानकारी के आधार पर शायद इस शव की पहचान हो सके। मगर कहीं से भी उसकी पहचान नहीं हो पाती। काफी इंतजार के बाद भी जब उसकी पहचान नहीं होती, तो पोस्टमार्टम के बाद कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पूरे सम्मान के साथ पुलिस की निगरानी में ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसके पास मिले सामान को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके अलावा अंतिम संस्कार से पहले शव के शरीर पर मौजूद टैटू की भी तस्वीर ले ली जाती है। बेंगलुरु पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार जरूर कर दिया था, मगर अब भी पुलिस वालों की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह उस महिला के परिवार वालों तक पहुंचा जाए। इसी कोशिश में एक जांच टीम बनाई जाती है और महिला के परिवार वालों का पता लगाने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले पुलिस महिला के शरीर पर मौजूद टैटू की मदद से उसकी पहचान की कोशिश करती है, मगर काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस कपड़ों के जरिए महिला की पहचान करवाने की कोशिश करती है। दरअसल पुलिस महिला के शरीर से बरामद कपड़ों के ब्रांड का पता लगाती है और फिर उस ब्रांड के आउटलेट पर जाकर देश भर में पिछले 2 साल में उस साइज के कपड़ों की खरीदारी करने वाले सभी ग्राहकों की डिटेल निकालती है। यह काम आसान नहीं था। इसके बावजूद पुलिस कई दिनों तक इसी काम में लगी रहती है। पुलिस जांच के दौरान जानकारी प्राप्त करती है कि कोलकाता में कुछ इस तरह के कपड़े खरीदे गए हैं। इस पर वे कोलकाता जाते हैं और पिछले कुछ महीनों में सभी थानों से मिसिंग रिपोर्ट मांगते हैं। सभी रिपोर्टों की जांच करने के बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट मिलती है, जिसमें बेंगलुरु में मिली लाश के बारे में हुलिया होता है। फाइल चेक करने के बाद पुलिस अनुमान लगाती है कि यह लाश पूजा सिंह की हो सकती है, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट उनके पास दर्ज है। बेंगलुरु पुलिस इसे कंफर्म करने के लिए पूजा सिंह के भाई से 16 अगस्त को संपर्क करती है। उसके भाई बिना किसी को बताए तुरंत बेंगलुरु आता है और लाश की चीजों को देखकर पुष्टि करता है कि वह पूजा ही है। फिर उसके भाई अपने जीजा और पिताजी को भी फोन करते हैं, जो अगले दिन बेंगलुरु आते हैं और पूजा की पहचान को स्वीकारते हैं। जांच के दौरान कोलकाता पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पूजा के गायब होने के तुरंत बाद पूजा के पति ने कोलकाता में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें पूजा के बेंगलुरु जाने का भी जिक्र किया था। ढंग से यह होना चाहिए था कि कोलकाता पुलिस तुरंत बेंगलुरु पुलिस को इस मिसिंग रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे, मगर कोलकाता पुलिस केस दर्ज करने के बाद फाइल को यूं ही धूल खाने के लिए छोड़ देती है। वह तो बेंगलोर पुलिस की मेहनत थी जो पूजा के परिवार से मिल पाया। पुलिस ने इस बात को तो पता लगा लिया था कि मरने वाली महिला कौन है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था कि आखिर इस महिला की ऐसी हालात किसने की है। पूजा की ईमेल का एक्सेस पूजा के पति के पास भी था। उन्हें मेल से पता चला है कि पूजा ने बेंगलुरु में लैंडिंग के बाद होटल तक जाने के लिए ओला की नब बुक की थी। पुलिस अब इस ओला की नब को ट्रेस करने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि पूजा द्वारा की गई बुकिंग ही उसे ओला की नब की आखिरी बुकिंग थी, यानी पिछले 17 और 18 दोनों से उसकी नब की दोबारा बुकिंग नहीं हुई है। पुलिस डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि उस कार के ड्राइवर का नाम नागेश था, जिसकी उम्र 22 साल है। पुलिस अब मोबाइल नंबर के जरिए नागेश को ट्रेस करने की कोशिश करती है। इसी ट्रैकिंग के दौरान पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली जानकारी आती है कि जब पूजा के पति के पास पैसों की डिमांड वाला मैसेज आया था, तब पूजा के मोबाइल लोकेशन और नागेश के मोबाइल का लोकेशन एक ही था। इस जानकारी के सामने आते ही पुलिस वाले ओला ड्राइवर नागेश के पीछे पड़ते हैं और बहुत जल्द नागेश को पुलिस अपनी पकड़ में भी ले लेते हैं। पहले तो नागेश पुलिस के हर बात को नकार देता है, मगर जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो नागेश एक के बाद एक राज उगलता शुरू करता है। नागेश का खुलासा बेहद ही हिल देने वाला था। नागेश के खुलासे के मुताबिक पूजा ने ओला के जरिए नागेश की कार को बेंगलुरु क्रिसेंट रोड से सहारा पवेलियन होटल तक छोड़ने के लिए बुक किया था। इसी सफर के दौरान पूजा ने ड्राइवर से बातचीत की। नागेश का व्यवहार पसंद आने पर उससे कहती है कि अगली सुबह यानी 21 जुलाई को मुझे सुबह सुबह फ्लाइट के लिए वापस एयरपोर्ट आना है। अगर तुम चाहे तो सुबह मुझे पिक कर लेना।
क्योंकि इतनी सुबह शायद कोई दूसरी कार समय पर मुझे ना मिले। नागेश मान जाता है तथा बात 1200 में तय हो जाती है। यह डील होते ही नागेश के दिमाग में शैतानी ख्याल आने शुरू होते हैं और वह पूजा को लूटने का प्लान बनाने लगता है। दरअसल नागेश को लगता है कि पूजा बहुत अमीर है और उसके पास ढेर सारा पैसा और ज्वेलरी हो सकता है। बस इसी लालच में पहले तो नागेश एक दुकान से चाकू खरीदता है और उसे अपनी कार की सीट के नीचे छुपा देता है। इसके अलावा कार का जैक रोड भी वह अपनी सीट के पास ही रख लेता है। इसके बाद डील के मुताबिक ही नागेश अपनी कार लेकर सुबह के 3:45 बजे पूजा को लेने के लिए होटल तक चला आता है। पूजा भी तैयार थी। जल्दी से वह कार में बैठी और कार एयरपोर्ट की ओर बढ़ जाती है। क्योंकि पूजा बहुत थकी हुई थी और उसने सही ढंग से नींद भी नहीं ली थी, इसलिए कार में जाते ही पूजा की आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे ही नागेश को लगता है कि पूजा सो गई है, वह एयरपोर्ट के रास्ते को छोड़कर एक अलग रास्ते की ओर अपनी कार मोड़ देता है। क्योंकि पूजा नींद में थी, इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चलता है। इसके बाद बड़े आराम से नागेश पूजा को एक सुनसान इलाके में ले जाता है। सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद वह पूजा को जगाता है और उससे जल्दी से सभी सामग्री देने को कहता है। पूजा विरोध करती है और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर पूजा चिल्ला पाती नहीं है। उससे पहले ही नागेश अपने पास मौजूद लोहे का रोड लेता है और पूजा के सिर पर जोर से मारता है। रोड के चोट की वजह से पूजा वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पूजा के बेहोश होते ही नागेश पूजा को फिर से कार में डालता है और उसे वहां से लेकर दूसरी जगह पर चला जाता है। यहां आकर वह एयरपोर्ट के कंपाउंड में अपनी कार खड़ी करता है। तभी दरवाजा खोलकर पूजा लाखड़ाते कदमों से भागने की कोशिश करती है। यह देखकर नागेश भी उसके पीछे दौड़ता है और अपने पास छुपाकर रखा गया चाकू निकालता है और पूजा पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता है। चाकू के लगातार हमले की वजह से पूजा बुरी तरीके से लहूलुहान हो जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाने की भी कोशिश करती है, मगर इतनी सुबह कोई भी उसकी चीखें सुनने वाला नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को कम से कम 22 बार चाकू से मारा गया था। इतना होने के बावजूद पूजा अभी भी सांस ले रही थी। यह देखकर नागेश को और ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह पास में रखा बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठाता है और पूजा की छाती पर दे मारता है। पत्थर के वार की वजह से आखिरकार पूजा की सांस टूट जाती है। नागेश ने पूजा की जान ले ली थी, मगर उसे अब डर सताने लगता है कि पूजा की पहचान हो जाएगी और वह बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। इसलिए अब वही पत्थर उठाकर बार बार पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। वह तब तक पत्थर मारता है जब तक कि पूरा चेहरा बिगड़ नहीं जाता है। पूजा को करने के बाद वह लाश को पास के झाड़ी में फेंक देता है। इसके बाद वह पूजा का सभी सामाजिक प्रोफाइल पर कब्जा कर लेता है। नागेश को उम्मीद थी कि पूजा के पास से उसे लाखों रुपए मिलेंगे, मगर पूजा के पर्स में सिर्फ 500 का एक नोट और 2 क्रेडिट कार्ड थे। इसके अलावा पूजा के पास 2 मोबाइल फोन भी थे, जिसमें एक एप्पल का और दूसरा वीवो कंपनी का था। नागेश वह RS500 तथा दोनों मोबाइल लेकर वहां से चला जाता है। पास के मोबाइल शॉप पर जाकर वह किसी तरह से वीवो मोबाइल का IMEI नंबर बदलवा लेता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। इसके अलावा वह पूजा के मोबाइल वॉलेट से कुछ हजार रुपए अपने वॉलेट में भी ट्रांसफर कर लेता है। इसके बाद वह पूजा के वीवो मोबाइल से ही टूटी फटी अंग्रेजी में पूजा के पति से 5 लाख रुपए की डिमांड करता है, मगर टूटी फूटी अंग्रेजी देखकर पूजा के पति को अंदाज हो जाता है कि यह तो पूजा ने नहीं लिखा है। इसके बाद वह पुलिस तक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं। पुलिस के मुताबिक पूजा ने दोबारा ड्राइवर से जब सुबह सुबह पिक करने की बात की थी, तो यह डील ओला पब के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट ड्राइव से हुई थी। पुलिस के मुताबिक अगर पूजा ने पी से बुक किया होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में ड्राइवर के पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है तथा उस तक मदद भी बहुत जल्दी पहुंच सकती है, मगर चंद पैसे बचाने के लिए या फिर सुबह जल्दी कार न मिलने की फिक्र में पूजा ने ड्राइवर से ऑफ द प्लेटफॉर्म डील कर ली। इस डील की कीमत पूजा ने अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अक्सर कार बुकिंग पी तथा पुलिस की ओर से भी कहा जाता है
कि कभी भी ऑफ डी प्लेटफॉर्म डील न करें। ऐसा करके आप चंद पैसे तो बचा लेंगे, मगर किस्मत खराब हो जाएगी तो आपकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है और आपके साथ भी कुछ बड़ा हो सकता है। तो हमेशा सावधान रहें। फिलहाल नागेश की बात करें तो इस पूरे खुलासे के बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल उसी पर पूजा की हत्या, सबूत मिटाने तथा लूटपाट करने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला चल रहा है। 2021 में पुलिस ने अपनी चार्जशीट भी फाइल कर दी थी। फिलहाल सलाखों के पीछे बैंड नागेश सजा का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने एट क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।